नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल के वीडियो में हम लोगों ने किसी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। ठीक है, इस रिंग के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग सीखेंगे किसी यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.30। तो वो क्वेश्चन है टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, जो मेथड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन यूजिंग द गॉस थ्योरम में भी पूछा जाता है, तो इसको हम गॉस थ्योरम जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद वहां पर डिस्कस करेंगे कि गॉस थ्योरम का यूज कैसे करें। आज हम लोग पढ़ेंगे विदाउट गॉस थ्योरम। क्लियर हो गया? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है उसको आप लोग थोड़ा सा समझ लें। अगर आप लोग देख रहे हो तो ये मेरे हाथ पे एक रॉड है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड है। क्लियर हो गया? मान लिया ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज एक क्या है, थिन रॉड है। क्लियर? तो अब भाई थिन रॉड है, स्ट्रेट वायर है हमारे पास, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इसकी तो फाइनाइट लेंथ है, लॉन्ग का मतलब यहाँ भी इन्फिनिटी तक जाएगी और यहाँ भी कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर का एक पार्ट हमने लिया है, वैसे इधर को भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ठीक है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा कि नहीं? अगर हम बहुत सारे पॉइंट चार्ज को एक लाइन में अरेंज कर दें तो वो कैसा चार्ज बनाएंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन जैसा बनेगा। तो हमें इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर के लिए इससे आर डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट ले लिया। ठीक है, उस पॉइंट पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो थोड़ा सा हम उसी को डायग्राम से बोर्ड में समझते हैं किस तरीके से हमारे पास रहेगा। देखो बेटा, सपोज करो हमारे पास एक वायर है ये। ठीक है, थोड़ा सा बड़ी बना देता हूं मैं, ये वायर है। ठीक है, अगर हम केवल इतना ही पार्ट लें तो ये एक फाइनाइट पार्ट हो गया। तो फाइनाइट वाला केस भी हम देखेंगे, जैसे एससी वर्मा में आपने देखा होगा, वहां पे भी एक क्वेश्चन है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ, वहां पर एल लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहे हैं, तो उसमें इनफाइनाइट लेंथ है, लॉन्ग वायर लिखा है, तो लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ भी ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक, और यहाँ भी ये इधर को कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, या जिसको हम नॉर्मल लॉन्ग वायर भी कहेंगे, तो उसको भी हम इनफाइनाइट का ही केस मान के चलेंगे। क्लियर हो गया? तो हमारे पास ये एक वायर है, इसमें मैं मान लेता हूं इसके मिडिल में यहां कहीं पर कोई एक पॉइंट O है। ठीक है, इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है हमारे पास P। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे हमने रिंग में एक छोटा सा पार्ट dl माना था, यहां पे भी हम इस वायर का एक छोटा सा पार्ट लेंगे। ठीक है, सपोज करो इसके सेंटर से, सेंटर आपको दिख रहा है, ये x सेंटर है, सॉरी ये O सेंटर है, इस सेंटर से, ये O पॉइंट है, से x डिस्टेंस पर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया dx। क्या ले लिया? dx, एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये इतना पार्ट dx पार्ट ले लिया। क्लियर हो गया? अब क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है तो इस पर चार्ज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। dx लेंथ है तो चार्ज कितना होगा, dq। अगर पूरी लेंथ l होती तो चार्ज कितना होता है, q। तो इस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लैम्डा इज इक्वल टू, बोलो, dq अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, dx। अगर हमने dl लिया होता तो यहाँ पर क्या आता, dl। अगर हमने l लिया होता तो यहाँ क्या आता है, q अपॉन l। ठीक है, तो इस छोटे से पार्ट पे चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx के बराबर। क्लियर?
इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं ए मान लूं, तो और यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी है, तो जो इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, ये जो एलिमेंट है छोटा सा पॉइंट चार्ज जो हमने माना dx एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे होगी पोजीशन वेक्टर के अलोंग, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी dE, क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्मॉल रहेगा। मान लेता हूं ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये एंगल हमारा दिख रहा है आपको 90 पर हमने लिया है, परपेंडिकुलर पॉइंट पोजीशन पर लिया है, तो ये डिस्टेंस x है, ये r है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास होनी चाहिए x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इस छोटे से पार्ट जिस पे dq चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, बोलिए। dE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन यहां से यहां की डिस्टेंस का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, और AP कितनी डिस्टेंस है, अंडर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा dx अपॉन AP x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर स्क्वायर करेंगे तो अंडर गायब हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, जैसे बेटा यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा पार्ट है dx, ऐसे ही यहां से अगर हम दूसरी डायरेक्शन में चलें इधर को, तो यहां भी सेम डिस्टेंस पर यानी कि x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट होगा dx, और उस छोटे से पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी होगा कितना dE, और उस dE की डायरेक्शन कहां को होगी, इधर को, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है और ये दोनों में इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, और इस dE की वैल्यू भी कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी उतनी रहेगी, ठीक है, चार्ज भी उतना ही है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा सेम इसके बराबर। क्लियर हो गया? तो इस पॉइंट पर अगर आप देख रहे हैं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है तो हम कैसा एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन, स्केलर नहीं कर सकते, ठीक है, कैसा एडिशन करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो हमें क्या करने पड़ेंगे भाई, डीई का या तो हमें रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा पूरे का अंडर रूट, या फिर हमें कंपोनेंट डिसॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर कंपोनेंट डिसॉल्व करें तो डी, ये एंगल थीटा है हमारे पास, तो ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इस डी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल बनता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो ये डी कॉस थीटा हो गया, और इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या होगा, डीई साइन थीटा होगा। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही इसका अगर हम कंपोनेंट देखेंगे, इस डीई का कंपोनेंट देखें, तो इस डीई का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना रहेगा, थीटा, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा डीई कॉस थीटा। भाई डायरेक्शन वर्टिकल है बट ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल, जिसके साथ एंगल बनता है वो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डी cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, डी sin थीटा। क्लियर हो गया? अब देख पा रहे होंगे आप डी cos थीटा, इसका डी cos थीटा और इसका डी cos थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका डी sin थीटा और इसका डी sin थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कैंसिल कर देगी, और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर हो गया? तो अब इसका मतलब हुआ इस छोटे से एलिमेंट, इधर जो एलिमेंट है और इधर जो एलिमेंट है, इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है उसका केवल कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम, डी cos थीटा। तो ऐसे ही इस वायर को अगर हम देखें तो इसमें दोनों तरफ ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, जैसे इधर एक कंपोनेंट होगा उसका सिमेट्रिकल पॉइंट इधर होगा, ऐसे इधर एक कंपोनेंट होगा उसका सिमेट्रिकल इधर होगा, इसका कंपोनेंट इधर होगा, होगा कि नहीं। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके भी ये वाले कंपोनेंट डी sin थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, डी cos थीटा की वजह से। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो ईच स्मॉल पार्ट का केवल डी cos थीटा कंपोनेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और डी sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा।
ठीक है। तो इस P पॉइंट पर जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E कितना होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ, कल भी बताया था लिखने का तरीका, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा बार बार लिखें, उसके बेटर है कि हम क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा लिख देंगे। तो यहां पर देखो डी की वैल्यू हमारे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और cos थीटा यहां से देखो, cos थीटा यहां से निकाल लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो क्या लिखेंगे r अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडररूट को हम हाफ भी लिखते हैं, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। तो इसी को फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो E इज इक्वल टू, देखो बेटा लैम्डा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर ले लो आप, r ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो ब्रैकेट के इनसाइड क्या हो जाएगा भाई, वेरी क्या क्या कर रहा है, x वेरी कर रहा है, तो यहां पर dx भी वेरिएबल ही हो, dx रहेगा, ठीक है। अब नीचे देखो r कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसलिए हम उसको बाहर नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक्स हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर, ठीक है, क्या होल पावर 1 ये हुआ, 1/2 ये है, तो हम इसको लिखेंगे 3/2। इतना सबके समझ में आ गया। बड़े आगे चले, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि यहां से हम थोड़ा सा और एक मेथड लेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो चले आगे बढ़े, नोट कर लें आप लोग यहां तक, ठीक है। देखो बेटा अब यहां पर हमारे पास क्या कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है, देखो जैसे जैसे वायर की लेंथ बढ़ेगी तो एक्स वेरी करेगा, ठीक है। और ऐसे यहां से इधर को भी जाएंगे तो तब भी हमारा क्या करेगा, एक्स वेरी करेगा। और एक्स वेरी करने के साथ साथ आप लोग देख पाएंगे जैसे जैसे देखो हमारे पास लेंथ बढ़ेगी, तो ये हमारे पास अभी इस पॉइंट से नॉर्मल पोजीशन है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी एक्स बढ़ेगा तो वैसे ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा, ये यहां भी ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को लिमिट लेना सिखाऊंगा, इसकी लिमिट लेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। नाउ देखो बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस डायग्राम से अगर आप देख पा रहे हैं तो इस डायग्राम में हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है AOP, इन ट्राइंगल AOP, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो क्या लिख सकते हैं x अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं, x अपॉन आर इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इसी को क्या लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू आर टेन थीटा लिख सकते हैं। तो इसी को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो x का डिफरेंशिएशन dx, r कांस्टेंट है तो बाहर, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 11th में ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। क्लियर हो गया। तो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और x इज इक्वल टू कितना है, r टेन थीटा। क्लियर हो गया। अब इन वैल्यूज को अगर मैं यहां पुट करूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन, फिर dx की जगह कितना आ गया आपके पास, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन, क्लियर हो गया। x की जगह आप रख दो r टेन थीटा, x की जगह r टेन थीटा रखोगे, x स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। तो समझ में आ गया, x की जगह r टेन थीटा रखा तो x स्क्वायर है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो E इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा लैम्डा इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, ठीक है।
आर सेक स्क्वायर थीटा को आप ऐसे ही रहने दें, डी थीटा हो गया। नीचे देखो आप आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी 3/2 और ब्रैकेट के अंदर कितना रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होल की पावर है 3/2। क्लियर हो गया? देखो बेटा आर ई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा आर क्यूब। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? सेक स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही क्या बन जाएगा आपके पास लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल हो गई तो क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन आर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा सेक क्यूब थीटा, और सेक स्क्वायर से सेक क्यूब कैंसिल हुआ तो कितना बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो इसी को लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन सेक थीटा को क्या लिखते हैं कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया? यहां पे समझ में आ गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है लिमिट लेना। देखो बेटा थीटा वेरी कर रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखें तो मैं ये इससे आपको समझा देता हूं। ठीक है, जैसे हमने ये पॉइंट लिया है, इस पॉइंट से ये नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है नॉर्मल पोजीशन, ये पी पॉइंट है, ये इससे नॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, और ये एंगल हमने क्या लिया है थीटा, ये वाला जो एंगल है ये हमने लिया हुआ है थीटा। अब जैसे जैसे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, ठीक है सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया आप लोगों को। देखिए ये हमने पॉइंट लिया है, ये हमारे पास है रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर है, ये हमने पॉइंट लिया है पी, और यहाँ पर ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो आप एंगल देख रहे हैं, ये जो एंगल है ये एंगल हमारे पास है थीटा। अब आप देखो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा, एक्स कौन सा है ये, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी तो ये एंगल हमारा धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और जब एक्स इंफिनिटी तक पहुंच जाएगा तो ये एंगल कितना हो गया देख सकते हो आप लोग, कितना हो गया पाई/2 हो रहा है। देखो ये हमारे पास एंगल है, ये एंगल हमारे पास है थीटा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे देखो एक्स बढ़ रहा है तो ऐसे ऐसे थीटा भी बढ़ रहा है ये। और जब एक्स हमारा इंफिनिटी तक पहुंच गया तो ये क्या हो गया पैरेलल, यानी कि कितने का एंगल बन रहा है 90 का। ऐसे ही इस डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, तो ये एंगल थीटा का बन रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो थीटा हमारा बढ़ता जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कितना हो जाएगा पाई/2। समझ रहे हैं, ये पाई/2 तो कितना बढ़ रहा है, यहाँ को भी पाई/2 बढ़ रहा है और यहाँ को भी पाई/2 बढ़ रहा है, यानी कि ऐसी कंडीशन बन जा रही है। जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे तो ये ऐसा पॉइंट, ये इधर भी पाई/2 इसके साथ 90 का एंगल, इधर भी 90 का एंगल। ठीक है, देखिए डायग्राम से समझो इस चीज को। तो जैसे जैसे हमारे पास ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये वाला एंगल जैसे जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे जैसे हमारा ये एक्स बढ़ता जाएगा, ये एक्स इधर को बढ़ता जाएगा तो ये एंगल बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये टोटल एंगल जो है ये वाला एंगल है, समझ पा रहे हैं, ये वाला जो एंगल है कितना हो जाएगा पाई/2। ऐसे ही ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा पाई/2 हो जाएगा। अब आपको पता है एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, तो ये एंगल यहाँ से इधर को पाई/2 आ रहा है, यहाँ इससे इधर को पाई/2 आ रहा है, तो ये तो प्लस में रहेगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज में आ रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट कितनी हो जाएगी -पाई/2 से पाई/2। दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है, आप लोग ये चीज थोड़ा सा लिमिट लेने में कंफ्यूजन करते हो, तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। ये मिडिल पॉइंट है, ये एंगल है, ये वाला एंगल जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो कोण, ये ऊपर वाला जो टॉप में रेड वाला पोर्शन जो एंगल बना रहा है ऊपर, ठीक है, ये जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये ऐसे बढ़ता जाएगा, पाई/2 हो गया, ऐसे इधर को पाई/2 हो गया, ये पाई/2 हो गया, ठीक है। और जब आपके पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है भाई, ये वाला एंगल तो यहाँ से ऐसे चलेगा,
लेकिन ये वाला एंगल हम इधर को मेजर कर रहे हैं, तो जब हम लेंगे तो इसको -π/2, तो लिमिट हो जाएगी -π/2 से +π/2। ठीक है, तो हमारे पास लिमिट कितनी हो जाएगी, -π/2 से +π/2। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये नोट करते रहना बेटा आप लोग पॉज करके। तो -π/2 से π/2, तो कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, E इज इक्वल टू 1/4πε0 λ/r। ठीक है, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा। लिमिट आ जाएगी -π/2 से +π/2। तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू 1/4πε0 λ/r। अपर लिमिट कितनी है, π/2, sin π/2, फिर माइनस लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, sin -π/2। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 λ/r। ठीक है, sin 91 हो गया, साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस, और साइन या -π/2 की वैल्यू -1 होती है भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, बोलो कितना आएगा, 1 + 1 2, 2 से 2 टाइम कैंसिल कर दो, अपॉन 2πε0 λ/r, where lambda is linear charge density, r is distance of the point at which we have to find an electric field। समझ में आ गया, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बिटवीन ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं। ये मान लो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास डिस्टेंस है r। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास, देखो बेटा 1/2πε0 तो कांस्टेंट है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट रहेगी, तो E इज प्रोपोर्शनल टू किसके है, 1/r। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपके पास क्या आएगा, ग्राफ आएगा। ठीक है, आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।